नमस्कार मित्रों। आज फिर हम एक चैप्टर लेकर के आप हाजिर हुए हैं। और आज का चैप्टर ये सरल ज्योतिष वन पार्ट वन का चौथा चैप्टर है। अब आप ये देखो, इस चैप्टर में हमने बात की है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय विंशोत्तरी महादशा क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। छोटी सी चीज लगती है ये, पर इसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे देखें कि हमारी कुंडली है क्या। इसको ज्योतिषी लोग ये बोलते हैं कि ये पूर्व जन्मों का, जन्म जन्मांतरों का, आपका पूरे कर्मों का भानुमति का पिटारा है। और उस भानुमति के पिटारे में बहुत चीज है। सारे ग्रह बैठे हुए हैं, सारे देवता बैठे हुए हैं, सांप भी है, बृहस्पति भी है, गुरु है। तो अब उसमें से इस जन्म में क्या चीज निकल करके आएगी और उसकी शुरुआत विंशोत्तरी की महादशा करती है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई किस महादशा में जन्म हुआ और वो महादशा का स्वामी हमारी जन्म कुंडली में किस स्थिति में, किस भाव में, कैसे बैठा हुआ है। वो पोजीशन हम नोट कर लेते हैं। जिस भाव में बैठा होता है, जहां का स्वामी होता है, उसके सबके फल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो वो लगन में बैठा हुआ है, दशा का स्वामी, तो आपको वो फल दे रहा है। आपके लिए है वो दशा, शुरू वहां से हो रही है। कहाँ का स्वामी है? मान लीजिए वो शनि है, मिथुन लगन है, तो वो शनि जो है अष्टमेश भी है, नवमेश भी है। अब अष्टमेश है, बहुत उतार चढ़ाव देंगे लाइफ में, और नवमेश भी है तो भाग्य का भी साथ देंगे। तो ये वहां से पता चलता है पहले। अब उसके साथ हम अगला स्टेप जो हम चेक करते हैं वो है डिविजनल चार्ट, वर्ग कुंडली। कोई सी भी वर्ग कुंडली आप देखें, मान लीजिए दशमांश हम देखना चाहते हैं कि मेरा प्रोफेशन, कैरियर वगैरह कैसा रहेगा, मेरी दशा ये मिली है। तो वर्ग कुंडली में वर्ग की लगन और वर्ग का जो मुख्य भाव होता है, जैसे दशमांश में लगन और मुख्य भाव है दशम। अगर वो महादशा स्वामी लगन, दशम या इनके स्वामियों के संबंध में आता है, वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं महादशा लॉर्ड को, तो उस वर्ग कुंडली के अच्छे फल मिलते हैं। अगर वो त्रिक भाव में बैठा हो, त्रिक से संबंध रख रहा हो, तो उस भाव के फल अच्छे नहीं, उस वर्ग के फल की एक ये बात होती है, भाई कष्ट होगा इसमें, बहुत अच्छे फल नहीं दिखाई दे। ये हम देखेंगे, कुंडली में देखेंगे। तो ये तो पहला चेक हो गया, कोई भी वर्ग में उठा करके उसको देखते। अब इसमें बहुत सी स्पेशल बात आ जाती है कई दफे। उसमें से जो स्पेशल बात है कि अगर ग्रह डेबिलिटेटेड है, जो जिसकी दशा हमें मिली वो किसी एक वर्ग में डेबिलिटेटेड है, तो क्या होगा? अगर उसका डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा है तो उस वर्ग के लिए वो ग्रह अच्छे फल नहीं देगा।
कितना आसानी से हम उसको देख सकते हैं कि भाई साहब ये कैसा होगा। अगर डेबिलिटेशन कैंसिल नहीं हो रहा तब वो प्रॉब्लम देगा। दूसरा जो हमारी और बातें होती हैं कि भाई कंबस्ट नहीं होना चाहिए वर्ग में या जन्म कुंडली में, और प्लेनेटरी वार में नहीं होना चाहिए, ग्रह युद्ध में नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफीट हो गया। अगर वो ग्रह युद्ध में डिफीट हो गया है तब वो अच्छे फल नहीं देगा उस वर्ग के। अगर वो डिफीट नहीं हुआ, विजयी है, तब वो अच्छे फल दे सकता है। अब ये जो कैसे डिफीट होते हैं, कैसे जीतते हैं, ये हम आगे कभी चर्चा करेंगे। उसके लिए एक और इसमें खास बात आती है। अब देखिए, हम हमेशा कार को भाव नाशाय बोलते रहते हैं, और वो हम जन्म कुंडली पे देखने की कोशिश करते हैं, पर वहां से कई दफा रिजल्ट नहीं मिलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है कार को भाव नाशाय का देखने के लिए वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली में अगर कार को भाव नाशाय मतलब जो ग्रह, जो कारक है उस वर्ग का, वो लगन में बैठा है या उस वर्ग के मुख्य हाउस में, मुख्य भाव में बैठा है और पीड़ित है। अगर बैठा ही हो तो भी वो अच्छा तो नहीं करेगा, पीड़ित होगा तो फिर तो श्योर हो गए कि भाई साहब अच्छा नहीं करेगा। पीड़ित हो, डेबिलिटेटेड हो, प्लेनेटरी वार में हो, तो वो नहीं करेगा। तो बेस्ट कारको भावनाशय वो वर्ग में देखा जाता है। और उसके उसके लिए भी केवल कारक नहीं, अगर वो जन्म की महादशा का भी स्वामी है तो इफेक्ट कई गुना हो गए। तब उसका कारको भावनाशय का पूरा इफेक्ट आ जाएगा। तो ये दो तीन हमारे इसकी बात है कि भैया ये पिटारा क्या है। अब देखिए, मान लीजिए भाग्य का पिटारा है भानुमति का पिटारा, और हम समझे कि मैं भूखा हूं अभी, जिस प्राणी का वो को पिटारा वो मिला है, अब वो वहां से पिटारे में छेद मार के और अंदर घुसता है, वो दशा है। वहां से वो पिटारा खोलना शुरू करता है। अब अंदर घुसते ही अगर बैड लक है तो भैया सांप बैठा हुआ है सबसे सामने, वो चूहे को खा जाए। और अगर अच्छी लक हुई, वो घुसा, सामने उसको बृहस्पति बैठे हुए मिल गए, देव गुरु मिल गए, तो उसकी वो खुश हो जाएगा, उसको सब सब चीज संपन्नता सब मिलेगी। मंगल बैठे मिल गए, शक्ति आ जाएगी। तो ये सब वहां से आता है कि ये दशा क्या है, जहां से हम शुरू हो। मेरे ख्याल में अब इससे ज्यादा और इसमें बात करने का नहीं है। अब हम एक दो कुंडली पे देख लेते हैं इसको और समझ लेते हैं भाई। ठीक है जी। अब ये पहली कुंडली, मैंने इसमें नाम वगैरह नहीं दिए हैं पर फिर भी बता देता हूं इसमें। ये चौधरी चरण सिंह जी की कुंडली है। अब यह देखो भाई साहब, कहाँ जन्म की दशा क्या थी। चंद्रमा विरगो में 22 डिग्री 37 मिनट का। तो हम यहां से देख सकते हैं कि भैया ये चंद्रमा की दशा में पैदा हुए, और चंद्रमा की दशा में वो चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल के साथ हैं, और दशमेश बृहस्पति से दृष्ट हैं। बृहस्पति और शनि वैसे ही योग बना रहे हैं। बृहस्पति नीच के हैं, नीच की राशि में है,
और उनके राशि उसके साथ ही बैठे हुए हैं भाई साहब। बहुत बड़ा राजयोग है। तो ये हमने देख लिया कि हाँ ठीक है भैया। अब मैंने चंद्रमा को पकड़ लिया। अब मैं आगे चलता हूं। नवांश, उनकी विवाह के लिए, विवाह का जीवन, विवाहित जीवन कैसा था। अब यहां आप देखोगे कि भैया राहु, कहते हैं राहु केतु का एक्सिस है चतुर्थ भाव, मंगल से दृष्ट है। तो विवाह का सुख तो इतना नहीं होना चाहिए। अब हम जरा चंद्रमा को देख लें पहले। चंद्रमा अब स्वयं राशि के लगन में बैठे हुए हैं और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं है। इनका विवाहित जीवन बड़ा अच्छा चला, चाहे राहु केतु चौथे भाव में बैठे हुए, राहु बैठे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, दशमांश देख लेते हैं। अब यहां भी वही स्थिति आ गई है। चंद्रमा दशम भाव में विराजमान है और फिर दशमेश बृहस्पति से दृष्ट हैं। तो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे 6 महीने रहे, परंतु उनको ये मिला, ठीक है। क्योंकि इस चंद्रमा पे बृहस्पति की तो दृष्टि है, परंतु जो शनि की दृष्टि है उसने उसका उत्थान थोड़ा सा कम कर दिया। जो शनि मैलेफिक, 11th लॉर्ड है, त्रिशदाय का स्वामी है और 12वां भाव का लॉर्ड है जो न्यूट्रल है। इस शनि ने उसको ज्यादा नहीं करा, परंतु चंद्रमा की पोजीशन ने उनको ये दिया। इसके बाद D7 देख लो। D7 बच्चों का, संतान का है। संतान के मेन भाव में ये नहीं बैठा हो, ये सप्तम में बैठा हो, पर यह है गनीमत के लगन को देख रहा है। तो लगन से एक संबंध आ रहा। इसके ऊपर क्या संबंध आ रहे हैं, वो मंगल देख रहा है और बृहस्पति देख रहा है। और इस चंद्रमा का जो डिस्पोजिटर है वो 12वें भाव में बैठा। इनके संतान तो 6-7 हुई हैं, परंतु ये थोड़े से परेशान संतान की वजह से क्यों रहे कि लड़का एक ही हुआ अजीत से, बाकी सब लड़कियां अच्छी पोजीशन पे रहे क्योंकि चंद्रमा केंद्र में, पर उतने ज्यादा हाई राइज नहीं किया। तो यहां से हम ये 2-4 चीज हमने ये देख ली। अब एक और इसका बड़ा अच्छा यूज है, जन्म समय की दशा का। इससे हमें कुछ शायद कुंडली करेक्शन की, BTR जिसको बोलते हैं, उसकी थोड़ी सी मदद मिलती है। और वो मदद कैसे मिलती है कि कोई भी जब संतान पैदा होती है तो वो भी अपनी दशा लेकर के आई है, और वो कहां से पैदा, उसकी लिंक कहां है, वो माता पिता से। तो माता पिता के जो संतान के भाव हैं, जो ज्यादातर त्रिकोण के भाव हैं, तो संतान जब पैदा होती है, बच्चा पैदा होता है, उसकी महादशा का स्वामी को आप ले लो, उसको पकड़ लो और वो पेरेंट के चार्ट में देखो। जिस दशा में संतान पैदा हुई है उस संतान की महादशा का स्वामी माता पिता के त्रिकोण भाव से या भावेश से संबंध रखेगा। ये मैंने मोर देन 90% के करीब केसेस में ये मिला है। अगर नहीं मिलता है कोई चिंता नहीं है, एक वेरिफिकेशन है, ज्यादातर मिल जाता है। पता नहीं इसका अंदर शायद वो नक्षत्र से भी कनेक्ट करता हो,
ये मैंने रिसर्च नहीं की। मैंने सिर्फ राशियों पे रिसर्च की है। और बच्चे का, संतान का महादशा का स्वामी माता पिता के त्रिकोण भाव भावेश से संबंध रखता है। अब हम एक चार्ट लेंगे। मैं पूरी डिटेल नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ ये पिताजी का चार्ट है। अब इन पिताजी के जो चंद्रमा है ये 23-26 में। अब 23-26 हस्त नक्षत्र कहाँ खत्म हो गया? 23-20 पे। तो इनको दशा मिली अच्छी खासी सूर्य की। उससे हमें मतलब नहीं है, परंतु सूर्य भी देखो अच्छा बैठा हुआ है इनका, तीसरे भाव में, नाइन्थ को देख रहा है। ठीक है। इसके बाद हम जो पॉइंट बताना चाह रहे हैं वो हम संतान से रिलेटेड बताना चाहते हैं। अब इनका सूर्य देखो, सूर्य की दशा मिली जन्म में। अब सूर्य अष्टम भाव में स्वयं राशि के होकर के बैठे हुए हैं, केतु के साथ है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं गलती कर गया, गलती कर गया। सूर्य की नहीं, मंगल की दशा मिली है। हस्त के बाद तो मंगल आएगा ना, चंद्रमा की दशा के बाद मंगल की दशा मिली है। तो मंगल भी इनका तीसरे भाव में यहाँ बैठा। अब हम यहाँ मंगल को देखते हैं। नवांश में मंगल नीच राशि में है, कोई उस पे दृष्टि नहीं है। तो इनका मंगल और सप्तम भाव विवाह का मेन भाव है, मुख्य भाव है। तो इनका विवाहित जीवन अच्छा नहीं रहेगा। अब चंद्रमा मंगल के हम ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजिटर को देख सकते हैं। इनके डिस्पोजिटर है चंद्रमा। चंद्रमा आप देखो केतु के साथ है, सूर्य के साथ है और शनि से दृष्ट है। कोई शुभ संबंध नहीं है। तो मंगल भी का भी बुरा हाल हो गया और इनका भी हो गया। ये अच्छी पोजीशन पे है पर विवाहित जीवन इनका अच्छा नहीं। अब मैं इनकी पोजीशन पे देखता हूँ D10 पे। मंगल महाराज है, यहां से मिली पोजीशन इनको। मंगल दशम भाव को देख रहे हैं, दृष्ट करते हैं और दशमेश के साथ विराजमान हैं, जो योग कारक हैं इस दशमांश के। ये बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं किस पोजीशन पे है, बहुत बड़ी पोजीशन। अच्छा, हम जो अब दूसरा पॉइंट देख रहे थे, इनकी बड़ी लड़की, उनका जन्म मैंने लिखा है। और इनका जन्म किस दशा में हुआ? अब यहां चंद्रमा को देख लो भाई। इसका जन्म हुआ शुक्र की महादशा में। लियो में है चंद्रमा, शुक्र की महादशा में। अब हम शुक्र को पिता के चार्ट में चेक करेंगे। शुक्र तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और नवमेश के साथ। कंफर्म होता है यहां से? ठीक है, कि वो त्रिकोण के से संबंध, संतान की महादशा माता पिता के त्रिकोण से संबंध रखती है। इसमें तो और भी संबंध मिल रहे हैं, लगन के साथ भी है। ठीक है, लग्नेश के साथ है। अब इनकी दूसरी लड़की का देख लो। दूसरी लड़की, इनका जन्म चंद्रमा राहु के नक्षत्र में, शतभिषा में है। तो राहु में लड़की का जन्म हुआ। अब हम राहु को पिता की कुंडली में चेक करते हैं। राहु चौथे भाव में विराजमान है।
पिता की कुंडली में, और पंचमेश से दृष्ट हैं। पंचमेश देख रहे हैं और बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति ने थोड़ा सा अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुला लगन के लिए बृहस्पति अच्छे नहीं है। तो छोटी लड़की को थोड़ी सी प्रॉब्लम दे दी, बड़ी लड़की के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल ये पोजीशन रही है। पर हमारा पॉइंट था कि भाई संतान और पेरेंट्स, इन दोनों का महादशा से भी रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का कार्यक्रम था, और छोटा सा पॉइंट है दशा एट बर्थ, परंतु इन छोटी छोटी शुरुआत से ही हम शुरुआत करते हैं। इसका और विवरण मैंने सरल 6 में दिया। सरल 6 में आएंगे, वहां भी आएंगे, बात करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का डिस्कशन थी, आपस का वार्तालाप था। मुझे आप बताइए भैया, कोई इसमें और आगे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो, क्योंकि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ज्योतिष के, ये सिर्फ ज्योतिष के को आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रयास है। तो वो आपके सहयोग से ही चलेगा, क्योंकि मुझे भी अब करते करते 50 साल तो हो गए हैं ज्योतिष को फॉलो करते करते, साथ में काम भी किया है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे भाई कभी। नमस्कार।